हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमन प्रयास यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन आज स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जो कि है हमारा यूरोपीय कंपनी का आगमन पार्ट 2। तो पार्ट 1 दोस्तों मैंने कल अपलोड कर दिया है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन के अगले चरण में, जिन कंपनियों के बारे में कल हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो सबसे पहले अगर आप वो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख लें। तो दोस्तों कल हम लोगों ने पुर्तगाल और डच के बारे में पढ़ लिया था, उससे आगे आज हम लोग के बारे में उससे आगे पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो आपका है अंग्रेज। डचों के पश्चात दोस्तों भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है। पहला पुर्तगाल आते हैं, दूसरा डच आते हैं, फिर तीसरा स्थान पे दोस्तों आपका अंग्रेज आता है। तो डचों के बाद भारत में आपका अंग्रेज आते हैं, जो यूरोप से ही ताल्लुकात रखते हैं। इनका जो उद्देश्य होता है दोस्तों वो होता है मसालों का व्यापार के एक हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त करना। इसके बाद सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों का एक समूह है, जिसका जो अध्यक्ष है वो आपका लॉर्ड मेयर थे। लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने, मुख्यतः भारत से ही व्यापार करने के उद्देश्य से 1599 ईस्वी में दोस्तों कंपनी का गठन करता है, जो कि दोस्तों बाद में जाकर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस कंपनी का जो गठन होता है 1599 ईस्वी में, तो उस वक्त उस कंपनी का दोस्तों नाम होता है आपका गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द इंडीज। जब कंपनी का स्थापना होता है 1599 ईस्वी में, तो दोस्तों यही नाम आपका रखा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों बहुत बाद में जाकर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इसका नाम तो बदल कर ईस्ट इंडिया कंपनी रखा जाता है। तो इसके बाद दोस्तों इंग्लैंड की जो महारानी होती है एलिजाबेथ प्रथम, उस समय 1599 या 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की जो महारानी होती है आपका एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को, जो कंपनी 1599 ईस्वी में आपका स्थापना हुआ था, उसी कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र जारी करती है। और इस आज्ञा पत्र के माध्यम से दोस्तों इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों यानी भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान करती है। तो ये प्रश्न बार बार आते हैं कि शुरुआत में कितने वर्षों के लिए कंपनी को जो है कि ये व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों 15 वर्षों के लिए प्राप्त हुआ था। कौन दिया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। कब? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया था। इसके बाद दोस्तों 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम का मृत्यु हो जाती है। 1603 ईस्वी 1600 ईस्वी में वो अपना 15 वर्षों के लिए आज्ञा पत्र देती है। इसके बाद 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर वहाँ का जो सम्राट बनता है वो आपका बनते हैं जेम्स प्रथम। इसके बाद दोस्तों 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस, जो कि प्रथम अंग्रेज था, जिसने कि समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर दोस्तों कदम रखा था। ये दोस्तों जो कैप्टन हॉकिंस था वो आपका जेम्स प्रथम का दूत था, जो कि आपका 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु के बाद आपका सम्राट बनते हैं जेम्स प्रथम। उनका दूत था कैप्टन हॉकिंस। तो दूत से मतलब ये है दोस्तों कि एक दूसरे देशों का बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए दोस्तों दूत भेजा जाता है। आज भी देखे होंगे वर्तमान समय में भी भारत का राजदूत यहाँ रहता है, अमेरिका का राजदूत यहाँ रहता है। तो इस तरह उस समय भी दोस्तों जो जेम्स प्रथम का दूत था आपका कैप्टन हॉकिंस था, जो 1608 ईस्वी में दोस्तों आया था। ये 1608 ईस्वी में दोस्तों ये भारत पहुंचा था। लेकिन दोस्तों ये अकबर के नाम से जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। अकबर का आप शासनकाल जानते हैं। 1605 ईस्वी में दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब ये चला था तो ये दोस्तों अकबर के नाम से ये पत्र लेकर चला था। लेकिन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आपका मुगल बादशाह जहांगीर अगला मुगल सम्राट बनता है। तो दोस्तों वो 1608 ईस्वी में वो आता है, जो कि दोस्तों जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि जो कैप्टन हॉकिंस है वो भारत कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों ये जहांगीर के दरबार में आया था। इसके बाद पूछा जाता है कि किसके नाम से पत्र लेकर आया था? तो दोस्तों अकबर के नाम से पत्र लेकर आया था। इसके बाद दोस्तों हॉकिंस जो सूरत में दोस्तों जहांगीर से एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगता है। लेकिन दोस्तों प्रारंभ में ये अनुमति उसको प्रदान कर दी जाती है। तो इस कब मांगता है? तो 1608 ईस्वी में दोस्तों ये जहांगीर से अनुमति प्रदान करता है ये सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए। इसके बाद आपका जो जहांगीर है वो अनुमति प्रदान कर भी देता है। लेकिन दोस्तों
कुछ समय बाद पुर्तगाली शत्रुतापूर्ण कारनामों सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण दोस्तों ये अनुमति रद्द कर दी जाती है। इसके बाद दोस्तों वहाँ पर जो फैक्ट्री बन रहा था, वो जो काम चल रहा था वो अधूरा रह जाता है। इसके बाद दोस्तों हॉकिंस को दोस्तों जागीर ने प्रसन्न होकर इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आते हैं कि इंग्लिश खां की उपाधि ये कैप्टन हॉकिंस को किसने प्रदान की थी, तो ये दोस्तों आपका जागीर ने प्रदान की थी। इसके बाद दोस्तों 1613 ईस्वी में फिर से जो जागीर है जो कि सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर देता है। इसके बाद 1613 ईस्वी में दोस्तों सूरत में एक स्थायी कारखाना स्थापित हो जाता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले ही अंग्रेजों ने दोस्तों 1611 ईस्वी में मछलीपट्टम में दोस्तों एक व्यापारी कोठी स्थापित कर लेती है। तो दोस्तों ये दोनों सूरत और मछलीपट्टम 1608, 1611 या 1613 ईस्वी में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया सफल कोठी कौन सा था, पूर्ण रूप से जो बन गया था, तो आपका मछलीपट्टम हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा प्रथम कोठी पूछा जाएगा तो आपका सूरत हो जाएगा। सूरत का जो कोठी हो 1613 ईस्वी में पूर्ण हुआ था, लेकिन शुरुआत हुआ था 1608 ईस्वी में। इसके बाद 1611 ईस्वी में दोस्तों मछलीपट्टम नामक जगह पर अंग्रेजों ने कोठी स्थापित कर ली थी। इसके बाद दोस्तों 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया था। इस सुनहरा फरमान से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न बने हैं और आगे भी बनेंगे। तो 1632 ईस्वी में अगर पूछेगा गोलकुंडा के सुल्तान से ये सुनहरा फरमान कब ये अंग्रेज लिया, तो 1632 ईस्वी में लिया था। इसके अनुसार दोस्तों 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर दोस्तों यहाँ पर ये अंग्रेजी जो कि मुफ्त में व्यापार कर सकते थे, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। बरसते 500 पैगोडा वार्षिक कर इनको देना होता था। इसके बाद दोस्तों 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे एक अधिकारी था। वह दोस्तों चंद्रगिरी के राजा से मद्रास जो चेन्नई में पड़ता है वहाँ उसको पट्टे पर ले लेता है, लेकिन वहाँ पर दोस्तों उसकी किलाबंद कर देता है, मद्रास को किलाबंद कर देता है। इसके बाद दोस्तों वहाँ का नाम जो रखता है वो आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज रखता है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आते हैं कि जो मद्रास में किलाबंदी की गई थी 1639 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा, उसका नाम क्या था, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसके बाद दोस्तों आपका जो कलकत्ता में जो किलाबंदी की गई थी उसका नाम था फोर्ट विलियम। तो इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद दोस्तों 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जागीर के दरबार में आया था। दोस्तों ये जागीर के दरबार आने वाला दूसरा यूरोपीय या अंग्रेज दूत था, जो कि 1615 ईस्वी में आया था। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर टॉमस रो कब आया था, तो 1615 ईस्वी में आया था। और कैप्टन हॉकिंस कब आया था, 1608 ईस्वी में आया था। इसके बाद दोस्तों 1661 ईस्वी में इंग्लैंड का जो राजा होते हैं चार्ल्स द्वितीय का विवाह दोस्तों पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन के साथ हो जाता है। ये देख रहे हैं 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के जो राजा है चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। इस अवसर पर दोस्तों पुर्तगाली ने चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप दे दिया। देख सकते हैं दोस्तों शादी हो रही है दो देशों के राजा रानी के बीच, लेकिन उस समय भी दहेज प्रचलन में था और आज भी दहेज प्रचलन में है। तो उस समय दोस्तों दहेज दिया गया था। तो हमारा ये जो बम्बई आज देख रहे हैं उसी बम्बई को दोस्तों ये पुर्तगाल के द्वारा इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दे दिया गया था दहेज में। इसके बाद ये दोस्तों क्या हुआ, चार्ल्स 1661 ईस्वी में दहेज में इसको मिलता है। इसके बाद दोस्तों चार्ल्स जो द्वितीय रहता है 1668 ईस्वी में दोस्तों ये बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को सौंप देता है। तो दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कंपनी और अंग्रेज या चार्ल्स द्वितीय में क्या रिलेशन है। तो दोस्तों ये सम्राट चार्ल्स है जो कि ब्रिटेन का राजा है, और ब्रिटेन का एक कंपनी है जो कि दोस्तों आपका ये भारत में व्यापार कर रहा है, ना कि ये देशी है कि जो भारत में व्यापार कर रहा है। जैसे इंडिया में आप समझ सकते हैं इंडिया है और रिलायंस एक कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी मान के चलिए कि वो भारत में व्यापार कर रहा है, ना कि भारत ये व्यापार कर रहा है। उसी तरह इंग्लैंड में एक कंपनी है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में व्यापार कर रहा है। उसी को 1668 ईस्वी में जो दहेज में चार्ल्स द्वितीय को मिलता है उसे 10 पाउंड के वार्षिक कर पर कंपनी को किराए पे सौंप देता है मुंबई को। वहीं पर बात करें दोस्तों बम्बई का संस्थापक कौन था, तो बम्बई का जो संस्थापक है जो उसका स्थापना किया था वो दोस्तों आपका गेराल्ड ओंगियार थे, जो कि दोस्तों बम्बई का गवर्नर था 1669 से 1677 ईस्वी तक। वहीं पर बात करें दोस्तों कलकत्ता का संस्थापक कौन था, तो कलकत्ता का जो संस्थापक था वो आपका जॉब चार्नोक था। तो इन दोनों को संस्थापकों से आपका प्रश्न हर बार बनते हैं, तो इनको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों 1668 ईस्वी में
न्यू कंपनी नाम ही है ना कि ये नया कंपनी है, एक नया कंपनी भी है और न्यू कंपनी नाम भी है। 1688 में न्यू कंपनी और 1698 ईस्वी में दोस्तों जनरल सोसाइटी ऑफ इंग्लिश कंपनी ट्रेंडिंग इन द ईस्ट नामक कंपनी का 1708 में विलय हो जाता है दोस्तों। ये कंपनी इसके बाद कहलाता है यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग टू ईस्ट इंडिया। तो दोस्तों ब्रिटेन में और भी कंपनी थी, तो और भी कंपनी दोस्तों, तो ये जैसे न्यू कंपनी है, तो न्यू कंपनी आपका 1668 ईस्वी में भारत में आता है। इसके बाद एक जनरल सोसाइटी है और इंग्लिश कंपनी ट्रेंडिंग इन द ईस्ट है, तो 1698 ईस्वी में भारत में आता है, व्यापार करने के उद्देश्य से आता है। लेकिन दोस्तों ये तीनों कंपनी का 1708 ईस्वी में आपका विलय हो जाता है। विलय के बाद दोस्तों इसका जो नाम होता है वो आपका कहलाता है यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडीज, इसका नाम पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये इसका नाम है 1833 ईस्वी तक रहता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा इसका जो नाम है, इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों इसका नाम शुरू से नहीं था, इसका नाम 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा पड़ा है। इसके बाद दोस्तों कलकत्ता में भी अंग्रेजों को द्वारा किला बंद किया जाता है। इसके बाद इसका जो नाम रखा जाता है आपका फोर्ट विलियम रखा जाता है। मद्रास में सेंट फॉर्ज नाम था। इसके बाद जो कलकत्ता में जो किला बंद किया जाता है उसका नाम होता है फोर्ट विलियम। इसके बाद दोस्तों इसका जो प्रथम प्रेसिडेंट होता है वो आपका सर चार्ल्स आयर इनके प्रथम प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके बाद दोस्तों 1717 ईस्वी में का शाही फरमान से एक प्रश्न आते हैं कि 1717 ईस्वी का जो शाही फरमान जो अंग्रेजों को दिया गया था वो कौन दिया था। तो ये दोस्तों आपका दिए थे मुगल सम्राट बख्तियार। आप 1717 ईस्वी में आप देख सकते हैं। औरंगजेब का मृत्यु के बाद दोस्तों 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। इसके बाद दोस्तों मुगल सम्राट में कोई शक्तिशाली शासक नहीं होता है। इसके बाद 1717 ईस्वी में बख्तियार मुगल सम्राट का शासक बनता है। इसके बाद दोस्तों ये अंग्रेजों को एक शाही फरमान देता है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपका मुख्यतः 3 बातें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। वह आपका पहला है दोस्तों कि 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने का छूट देता है। पहला तो है 3000 रुपये वार्षिक कर लेगा, अब बंगाल में किसी प्रकार का कोई कर नहीं होगा, उसको व्यापार करने का छूट प्रदान कर देता है। इसके बाद दोस्तों 10,000 रुपया में वार्षिक कर देने के बदले सूरत में भी सभी करों से इसको मुक्ति मिल जाती है और 10,000 रुपया वार्षिक कर देकर सूरत में भी मुक्त व्यापार कर सकता है। इसके बाद दोस्तों बम्बई में कंपनी द्वारा डाले गए सिक्के संपूर्ण मुगल राज में चलाने की आज्ञा मिल जाती है। दोस्तों बम्बई जान रहे हैं जो कि अंग्रेजों को मिला था, इसके माध्यम से विवाह किया था पुर्तगाल के रानी कैथरीन से, उससे दहेज के स्वरूप में मिला था। इसके बाद जो चार्ल्स द्वितीय वो बम्बई को दे देता है 10 पाउंड के वार्षिक कर पर। इसके बाद जो बम्बई में जो सिक्का ढाला जा रहा था उस समय, उसको दोस्तों संपूर्ण मुगल राज में चलाने का आज्ञा प्रदान कर देता है बख्तियार के शाही फरमान से ही। इसके बाद दोस्तों ये जो 1717 ईस्वी का ये शाही फरमान था, इसको दोस्तों ब्रिटिश इतिहासकार है ऑर्सो ने इसे दोस्तों कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी बार बार आते हैं कि कंपनी का किस शाही फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपका कहा जाता है 1717 ईस्वी के शाही फरमान को दोस्तों यूरोप कंपनी का आदेश को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इस आदेश के इस मैग्ना कार्टा या इस शाही फरमान के बाद दोस्तों अंग्रेजों को बहुत लाभ होता है, जिससे कि पूरे भारत में दोस्तों इसको अपनी शक्ति बनाने का अवसर प्राप्त हो जाता है इस शाही फरमान के द्वारा। इसके बाद दोस्तों आपका अंग्रेज के बाद दोस्तों आपका है डेनिश, जिसे दोस्तों आप स्वीडिश भी कहते हैं। ये आपका भारत में आते हैं अंग्रेजों के पश्चात। तो दोस्तों ये तो आते हैं आपका 1616 ईस्वी में भारत में आते हैं। और दोस्तों जो पहला फैक्ट्री है वो 1620 ईस्वी में 4 साल बाद तंजौर जिले के त्रावणकोर में दोस्तों ये स्थापित करते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा फैक्ट्री आपका 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर एक जगह का नाम है, वहाँ पर स्थापित करते हैं। तो इनसे ज़्यादा पॉइंट्स याद नहीं रखना। पहला है कि भारत में कब आए, तो 1616 ईस्वी में। प्रथम फैक्ट्री 1620 ईस्वी में, कहाँ पर, तंजौर जिले के त्रावणकोर जगह पर। दूसरा फैक्ट्री कब, तो 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर में। इसके बाद दोस्तों ये
1771 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करता है। जिस प्रकार दोस्तों अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करता है, उसी प्रकार दोस्तों स्वीडिश है जो कि 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करता है। इसका जो व्यापार है दोस्तों भारत के साथ ना होकर ज़्यादा से ज़्यादा ये चीन के साथ होता था। इसलिए दोस्तों इस क्या हुआ कि 1745 ईस्वी में इसने अपनी जो सभी फैक्ट्री जो स्थापित की थी भारत में उसको ब्रिटिश कंपनी को बेच देता है और वो भारत से चला जाता है। इसके बाद दोस्तों स्वीडिश का जो भारत में प्रभुत्व रहता है वो खत्म हो जाता है पूर्ण रूप से। ब्रिटिश कंपनी को 1745 में सभी फैक्ट्रियाँ बेच के अपना चल जाता है। इसके बाद दोस्तों स्वीडिश के बाद आपका आते हैं फ्रेंच, जो कि दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे दोस्तों चलिए देखते हैं। लुई 14वां के मंत्री दोस्तों कॉलबर्ट मंत्री होते हैं। उस समय फ्रांस में जो शासन था वो शासन था दोस्तों आपका लुई 14वां का। उसका जो मंत्री होता है कॉलबर्ट वित्त मंत्री होता है। वो सरकार की सहायता से दोस्तों 1664 ईस्वी में भारत के साथ व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी, जिसका जो नाम होता है दोस्तों कंपनी द एंड ओरिएंटल, तो ये भारत में कब आता है तो 1664 ईस्वी में आता है। इसके बाद दोस्तों प्रथम कंपनी स्थापित करता है आपका कंपनी द ओरिएंटल के नाम से। इसके बाद दोस्तों इसके 4 साल बाद 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी की पहली कोठी सूरत में दोस्तों स्थापित होता है। कब तो 1668 ईस्वी में 4 साल बाद स्थापना होता है 1664 में, और पहली कोठी जो स्थापित करता है वो आपका करता है 1668 ईस्वी में। ये किसके द्वारा तो फ्रैंक करोधिकारी होते हैं, उसके द्वारा दोस्तों ये कोठी स्थापित होता है सूरत में। इसको याद रखना है, प्रथम कोठी सूरत में। और अंग्रेज का भी जो प्रथम कोठी था दोस्तों सूरत में था 1608 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में दूसरी कोठी स्थापित करता है। इसके बाद दोस्तों का ये 1673 ईस्वी में पांडिचेरी पर दोस्तों ये अधिकार कर लेता है। इस पांडिचेरी पर जो अधिकार करता है दोस्तों वो आपका 1954 ईस्वी, भारत की आज़ादी के बाद भी 1954 ईस्वी तक इस पर ये फ्रांसीसियों का कब्जा रहता है। इसके बाद 1954 ईस्वी में ये इन पर से कब्जा हटाकर दोस्तों पांडिचेरी को आज़ाद करता है। इसके बाद ये भारत में आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों 1674 ईस्वी में चंद्रनगर, माही और कारिकल पर अधिकार कर लेता है। कौन? फ्रांसीसी। कब तो 1674 ईस्वी में चंद्रनगर, माही, कारिकाली, जो कि दोस्तों वर्तमान में पांडिचेरी का ये सब स्थानीय जगह का नाम है, तो वहाँ पर दोस्तों उसमें अधिकार कर लेता है। जो अगला पॉइंट है दोस्तों फ्रांस की जो नीति है दोस्तों अंग्रेज की नीति के बराबर ही थी। जिस प्रकार अंग्रेज का नीति था उसी तरह एकदम इक्विवेलेंट था फ्रांस की नीति। जिस प्रकार अंग्रेज अपने शक्ति को भारत में स्थापित कर रहे थे उस प्रकार दोस्तों जो फ्रांस भी है अपनी शक्ति को स्थापित कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों इन यूरोपियन कंपनी में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष होता है। फ्रांस और अंग्रेज में दोस्तों अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष होता है, जिन्हें कि दोस्तों इतिहास में कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इतिहास में कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, जिसमें दोस्तों अंग्रेज कंपनी सफल रहती है और 200 वर्षों तक भारत में दोस्तों छत्र व्यापार और शासन करती है। तो 3 कर्नाटक युद्धों को दोस्तों हम बारी बारी से पढ़ेंगे, उसके कारण, उसके संधि और उसके विशेष महत्व को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध है दोस्तों वो हुआ था 1746 से 1748 ईस्वी तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका कब हुआ था तो 1746 से 1748 ईस्वी तक, मात्र 2 साल ये युद्ध चला था। इसका जो कारण था दोस्तों आपका था ये ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध। यूरोप में दोस्तों फ्रांस और अंग्रेज के बीच ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार से रिलेटेड एक युद्ध चल रहा था, जिसका जो छाया है वो आपका भारत में भी पड़ रहा था। उसी कारण दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध से संबंधित होता है, जिससे कि दोस्तों आपका एग्जाम में प्रश्न आता है कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है उसका कारण क्या था। तो 4 कारण दे दिए जाते हैं, उसमें दोस्तों आपका जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध है वो आपका होता है। इसके बाद दोस्तों इसमें जो संधि हुआ था वो आपका एला सापल की संधि हुआ था, जो दोस्तों हुआ था आपका 1748 ईस्वी में ही। तो दोस्तों संधि के वर्ष को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं कि 1746 1748 ईस्वी में युद्ध चलता है। जिस वर्ष युद्ध खत्म होगा उसी वर्ष दोस्तों आपका संधि होता है। तो संधि का डेट आप वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें विशेष महत्व को देखें तो जो डुप्ले होता है दोस्तों वो लेवुडोने, जो दोस्तों मॉरिशस में फ्रेंच
गवर्नर होता है, मॉरिशस में गवर्नर होता है जो कि फ्रेंच का अधिकारी होता है, उसे दोस्तों भारत बुलाता है ये ब्रिटिश पर दबाव डालने के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाता है और अंततः जो फ्रांस है कि जो इस युद्ध में भी हार जाता है। इसके बाद दोस्तों जो मद्रास का क्षेत्र है, संधि होता है, जो आप देखें एला सापला की संधि, संधि के दोस्तों अपना मद्रास जगह है वो दोस्तों अंग्रेज को दे दिया जाता है। और यूएसए में भी दोस्तों फ्रांस और ये ब्रिटेन का अपना अपना औपनिवेशिक था, तो उसको दोस्तों यूएसए में फ्रांस को दे दिया जाता है कुछ औपनिवेशिक। इसके बाद दोस्तों ये युद्ध खत्म हो जाता है। इसके एक वर्ष बाद दोस्तों तुरंत 1749 ईस्वी में द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है, जो कि दोस्तों आपका 1749 से 54 ईस्वी तक चलता है। इसका जो कारण होता है दोस्तों आपका हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकार के दो गुटों का निर्माण होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध दोस्तों देखें जहाँ जिसका कारण था ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध। वहीं पर दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो उसका जो कारण था वो आपका हैदराबाद और कर्नाटक उत्तराधिकार के लिए दो गुटों का दोस्तों निर्माण हो जाता है, जो आपका पहला गुट फ्रेंच का गुट और दूसरा अंग्रेज का गुट। इन दोनों उत्तराधिकारी के लिए दोस्तों आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। इसके जो आपका 1749 से 54 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद इसमें जो संधि होती है दोस्तों, जब युद्ध होगा तो संधि भी होगा, तब युद्ध समाप्त होगा, नहीं तो दोस्तों ऐसे तो युद्ध चलता ही रहेगा। इसलिए दोस्तों संधि होता है, दो पांडिचेरी का संधि होता है, दो दोस्तों आपका 1755 ईस्वी में होता है। देख सकते हैं आप 1754 ईस्वी तक युद्ध चलता है और 1755 ईस्वी में दोस्तों का पांडिचेरी का संधि होता है, जिसमें दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध खत्म हो जाता है। इसमें जो विशेष महत्व है दोस्तों, इसके बीच अंबुर का जो युद्ध हुआ था, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बीच ही हुआ था। तो ये पूछ सकता है कि अंबुर का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध में हुआ था, तो आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हुआ था। इसके बाद दोस्तों आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि दोस्तों आपका 1756 ईस्वी से 63 ईस्वी तक चला था। कुल देख सकते हैं दोस्तों 7 वर्ष चला था। इसका कारण है दोस्तों ये भी आपका यूरोप में चल रहा यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। इसका भी कारण दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध का, ये भारत में भी सप्तवर्षीय युद्ध ही इसका कारण था, तृतीय कर्नाटक युद्ध का। इसके बाद दोस्तों इसमें जो संधि होता है वो आपका पेरिस का संधि होता है, जो कि यूरोप में होता है 1763 ईस्वी में। आप देख सकते हैं 1763 ईस्वी तक युद्ध चलता है। इसके बाद 1763 ईस्वी में पेरिस का संधि होता है। इसके बाद दोस्तों इसका जो विशेष महत्व है वही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें दोस्तों वांडीवास का युद्ध होता है 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध दोस्तों इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस युद्ध में आपका जो फ्रांस होता है उसका पतन हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो फ्रांस है वो दोस्तों आपका बस कुछ ही क्षेत्रों में सिमट कर रह जाता है, जैसे पांडिचेरी हो गया, कारिकल हो गया, माया हो गया। इन सब क्षेत्रों में दोस्तों ही जो फ्रांस है सिमट कर रह जाता है। फिर वो अपना शक्ति का विस्तार नहीं कर पाता है। तो दोस्तों इस वांडीवास का जो युद्ध है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 1760 ईस्वी में होता है। जिस प्रकार दोस्तों वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में डचों के साथ, उसी प्रकार दोस्तों वांडीवास का युद्ध हुआ था आपका फ्रेंच और अंग्रेजों के साथ। जिस प्रकार वहाँ डच हार कर भारत में उसका शक्ति खत्म हो गया था, उस प्रकार दोस्तों 1760 ईस्वी में आपका अंग्रेज भी फ्रांस को हरा देता है। इसके बाद दोस्तों फ्रांस का जो शक्ति होता है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसमें जो नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों आप अंग्रेज की तरफ से, वो दोस्तों आपका आयरकुट कर रहे थे, और फ्रेंच की तरफ से दोस्तों जो नेतृत्व कर रहे थे आपका वो काउंट लाली कर रहे थे। तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों तीनों कर्नाटक युद्ध होता है। इसके बाद 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है। इसके बाद दोस्तों फ्रांस का जो शक्ति का विस्तार रहता है वो खत्म हो जाता है, मात्र कुछ क्षेत्रों में ही सिमट कर रह जाता है। इसके बाद दोस्तों इस युद्ध के साथ ये भी मालूम पड़ जाता है कि भारत में कौन राज करेगा। तो आप देखें जो पुर्तगाल आया तो पुर्तगाल तो ऐसे सिमट के रह गया। इसके बाद डच आता है जो वेदरा के युद्ध में हार जाता है। इसके बाद फ्रांस आता है जो कि दोस्तों वांडीवास के युद्ध में हार जाता है। इसके बाद से ये तय हो जाता है कि दोस्तों भारत में जो शासन करेगा या एक छत्र व्यापार करेगा तो दोस्तों आपका अंग्रेज करेगा। तो इसी प्रकार दोस्तों अंग्रेज आप देख सकते हैं 200 सालों तक एक छत्र व्यापार भारत पर करता है तथा शासन में भी करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस तरह से भारत में यूरोपियों का आगमन होता है, जिसको हमने 2 पार्ट में देखा। तो दोस्तों धन्यवाद अमर प्रयास फैमिली से जुड़ने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। आपका
एक लाइक हमें आपका एक लाइक करने से ही हमें सपोर्ट मिलता है। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा पास के बेल बटन को भी प्रेस करना न भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों आधुनिक भारत के अगले वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।